हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे सभी साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों की जो पुलिस की सीरीज चल रही है उसकी आज ये अगली क्लास होने वाली है। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया है, देखिए पहला प्रश्न दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के कितने परसेंट बराबर होगा। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं CP यानी कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस। कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य यदि 100 है तो क्रय मूल्य 40। अब आपसे पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, विक्रय मूल्य यानी 100, क्रय मूल्य यानी 40 का कितना परसेंट होगा। हम इसको सरल करेंगे तो आएगा 250%। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 250%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रखा है, ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। तो बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, बी ने 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, यही आपको बताना है। भाई बी ने अभी तक 9 दिन काम किया, बाकी बचा ये काम करेगा। अच्छा ये बताइए, बी कर सकता है 12 दिन में, अगर इससे 12 दिन काम खत्म 12 दिन करा दे तो ये पूरा पूरा एक काम खत्म कर देगा ना, पूरा काम ही खत्म कर देगा। लेकिन हमको इससे 12 दिन नहीं कराना है, ये 12 दिन में कर सकता है, कराना हमको है 9 दिन कराना है। तो कितना काम किया, देखिए 3/4 काम किया। जो बचा काम वो किसने किया है, ए ने किया है। अब ए ने कितना काम किया, ए ने शेष काम किया कितना, 4 में 3 हो चुका तो 1/4 काम किया। 1/4 काम करने में कितना समय लगेगा, आप जरा ये बताओ। ए यदि पूरा काम करता है, ए पूरा काम करता है तो 20 दिन लगता है, एक काम करने में 20 दिन लगता है। तो 1/4 काम करने में जितना काम उतना समय, जितना काम उतना समय, 20 दिन में एक काम तो 1/4 काम के लिए 1/4 समय भी हो जाएगा, यानी 5 दिन में वो काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर ए 5 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज की क्लास का अगला प्रश्न हम लोगों का ये दिया है, 6 की घात 76 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब पहले शेषफल के लिए समझिए शेषफल निकालते कैसे हैं। शेषफल निकालने के लिए बच्चा देखो, इसमें कहो तो हम एक ही में ही समझा दें, या फिर इसके लिए हम आपको 3 उदाहरण देते हैं। 3 उदाहरण देते हैं, कैसा, पहला उदाहरण देते हैं जैसे हम भाग कर लें 8/7 लिख दें, 8 की घात यहाँ लिख देते हैं, मान लिख देते हैं 12 लिख देते हैं, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देते हैं, चलो दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, जैसे हम लिख दें 7 की घात 7/8, इसकी घात में 28 लिख दें। तीसरा उदाहरण लिख देते हैं हम, तीसरा उदाहरण लिख देते हैं 5 की घात में 151/6। अब देखिए ये 3 उदाहरण आप समझ लीजिए, इससे संबंधित ज्यादातर सवाल आप निपटा देंगे। कैसे निपटा देंगे पहले समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या भैया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कह रहा है इसमें पहला हमने क्या लिखा, अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक। जब ये शेषफल निकाला जाता है, ऐसे आधार और घात में दिया रहे शेषफल निकाला जाता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है जिसमें भाग करना है और जिससे भाग करना उसमें अंतर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी शेषफल निकाल सकते हैं। तो अंतर अगर 1 नहीं है तो लाते हैं, इसके लिए भी क्लास जब चलेगी उसमें समझाया जाएगा। हम इसमें उदाहरण में समझ लेते हैं, पहले छोटे में देखते हैं दिया क्या। अब इसमें देखिए पहला नियम ने क्या दिया, इसमें जो जिसमें भाग करना ये है आधार संख्या, ये क्या घात संख्या। जिसमें भाग करना है, जिसमें भाग करना, जिससे भाग करना उसमें क्या ये 1 ज्यादा है। जब 1 ज्यादा हो, आधार संख्या 1 ज्यादा हो और घात में सम संख्या हो, सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, ये दिमाग में बैठाइए, चाहे घात सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ऐसी कंडीशन में शेषफल सदैव 1 आता है। ऐसी कंडीशन शेषफल क्या आता है, सदैव
एक आता है, ये ध्यान रखिए। यदि यहाँ पे एक ज्यादा है, जिसमें भाग करते हैं वो एक ज्यादा है और घात में चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ऐसी कंडीशन में शेषफल सदैव एक आता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहे भैया, जिसमें भाग करते हैं वह एक कम है और एक कम है यदि घात क्या है, सम है। एक कम है और घात सम है तो जो शेषफल होता है सदैव एक होता है। शेषफल क्या होता है, सदैव एक होता है। इसके लिए हम एक्सप्लेन कर देंगे ऐसा क्यों होता है, काहे लिए होता है। जब कभी हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे ये क्यों होता है। चलिए तीसरा नियम कह रहा भैया, तीसरा नियम ये कह रहा है, इसमें भी देखो दिया है, इसमें भी एक कम है और घात क्या है, विषम है। एक कम और घात विषम है तो जो शेषफल होता है वही आधार संख्या हो जाती है। वही आधार संख्या यानी जो भी आधार संख्या रहेगी वही हो जाएगा। इसमें आधार संख्या 5 है, इसका शेषफल हो जाएगा 5। क्या ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। आपको ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है शेषफल निकालने के लिए। पहला क्या, एक ज्यादा, यदि एक ज्यादा घात में सम हो चाहे विषम, हमेशा शेषफल एक आएगा। यदि एक कम और घात सम तो शेषफल एक, यदि एक कम और घात विषम तो शेषफल 5। 5 मतलब वही आधार संख्या चाहे जो भी होगी। तो इस वाले प्रश्न में चलते हैं। इस वाले प्रश्न में देखो क्या दिख रहा है भैया, 6 की घात 76 और क्या है 5 से भाग करना है, शेषफल पूछा है। दिख रहा होगा आपको ये एक ज्यादा और घात क्या है, सम। जब एक ज्यादा रहे, घात चाहे सम हो चाहे विषम, शेषफल हमेशा क्या है बच्चा, शेषफल हमेशा एक मिलेगा। क्या क्लियर है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, 350 पृष्ठों वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बच्चा जैसे कभी आपको कोई कॉपी मिल जाए और उस कॉपी में आपको पेजिंग करना रहे तो आप पेजिंग कैसे करेंगे। पहले देखो, आप सबसे पहले पेज डालेंगे 1, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आप लिखेंगे क्या 10, 11, 12, 13, ऐसे करते जाएंगे। और कितने पृष्ठ करने भैया, 350 तक जाएंगे। तो ऐसे लिखते लिखते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे भैया 350। पहले तो आप 2 अंक में 99 तक जाएंगे, फिर 3 अंक में चलना शुरू कर देंगे, 100, 101, 102, कहाँ तक जाना है 350 तक जाना है। अब इसका लॉजिक समझिए कैसे। जब हम 350 पृष्ठों वाली पुस्तक को पृष्ठ संख्याएं लिखने में जब लिखेंगे तो करना क्या भाई, देखो जब हम 1 से लेकर 9 तक की पृष्ठ संख्या लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक की पृष्ठ संख्या लिखने चलेंगे तो जितने पृष्ठ लिखेंगे सभी में सिर्फ एक ही अंक आएगा, सभी में एक अंक आएगा। यानी 1 से 9 तक लिखने के लिए हमको सिर्फ कितने चाहिए, 9 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए भैया, 9 अंक चाहिए 1 से 9 लिखने के लिए। अब बात हो रही 10 से, जब हम 10 से आगे बढ़ेंगे, 10 से लिखना शुरू करेंगे और 99 तक जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 1 अंक की संख्या 9 होती है तो 9 अंक मिलेगा, और 2 अंक की संख्या कितना होती, 10 से लेकर 99 तक संख्याएं होती टोटल 90। 2 अंकों टोटल संख्या कितनी होती, 90 संख्या होती। अब इन 90 संख्या को लिखने के लिए प्रत्येक पेज पर 2-2 अंक चाहिए। तो 90 पेज पर पेजिंग करना है, 10 से लेकर 99 तक के लिए कितने अंक हुए, तो 90 का 2 में गुणा कर लेते हैं, 180 अंक इसमें चाहिए। समझ में आया कि नहीं है भाई, 10 लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, 11 लिखने के लिए 2 चाहिए, ऐसे 99 तक लिखने के लिए जितनी संख्याएं होंगी उसका जस्ट डबल अंक चाहिए। तो 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं होती हैं, जस्ट डबल कर दिए, टोटल 180 अंक इसमें चाहिए। अब बाकी रह गया 100 से लेकर 350 तक। अब भाई इसमें जरा बताओ कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 100 लेके 150 तक, 101 से लेके अगर 150 तक बात करता तो हमारा 250 होता, लेकिन इसमें टोटल कितना हो जाएगा 251 संख्याएं। क्यों भाई, टोटल कितनी संख्या हो गई, 251 संख्याएं हो गई। अब इन 251 संख्याओं को लिखने के लिए प्रत्येक के लिए 3-3 अंक की आवश्यकता होगी। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, टोटल अंक हो जाएंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7, 753। तो पूछ रखा कुल कितने अंक चाहिए, बच्चा। तो कुल कितने अंक हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, किसको 9 प्लस 180 प्लस 753 हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 9 3 12
1 हो गया, 5 1 6, 6 8 14, हासिल 1 हो गया, 7 1 8, 8 1 9, टोटल आपका 942। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 942 अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, भाई देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 दिख रहा होगा, प्लस 10 की घात 5, ऐसे डॉट 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 डॉट। हमको जाना कहाँ है? प्लस 10 की घात 399 को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? तो बच्चा एक चीज समझो, जैसे हमको 10 में भाग करना है, इसका मतलब इन सभी में हमको क्या करना है? 6 से भाग करना है। इसका मतलब इन 6 से इन सभी में संख्याओं में भाग करना है। आपको पता होना चाहिए जब 10 की घात ये लिखा है 1, 10 की घात 1 का मान होता है 10, अगर 10 में हम 6 से भाग करें शेषफल क्या बचेगा? 4 बचेगा। यदि हम 10 की घात 2 ले लें, 10 की घात 2 होता है 100 में 6 से भाग करेंगे 16 छक्की 96, तब भी आपको शेषफल क्या बचेगा? 4 बचेगा। अगर 10 की घात 3 ले लें 1000, 1000 में 6 से भाग करेंगे तो 996 पूरा पूरा कट जाएगा, आपका इसमें भी शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा शेष। यानी 10 की जितनी भी पावर है सभी में जब हम 6 से भाग करने जाएंगे तो सभी में शेषफल क्या मिलेगा? सभी में शेषफल मिलेगा आपका 4। क्या क्लियर है ना? सभी में आपका शेषफल 4 मिलेगा। तो ये बताइए अगर एक में शेषफल 4 मिल रहा है तो कितनी संख्याएं लिखी हैं? तो जितनी घात होगी इतनी संख्याएं, यानी 4 एक में मिल रहा है तो 399 संख्याएं हैं, तो 399 कितना मिलेगा? 399 बार 4 मिलेगा। अब क्या करना है? अब जब 4 हर बार मिलता जाएगा तो 399 बार 4 मिलेगा, तो टोटल कितना कंप्लीट हो गया? गुणा करके निकाल लेंगे। अब क्या करना? जो बचा इसमें भी तो 4 से भाग करना, क्योंकि क्या कहा? पूरा 6 से भाग करिए और शेषफल जो आता है जिस संख्या से भाग करते हैं उससे हमेशा कम आना चाहिए। इतना तो शेषफल बचेगा नहीं। अब क्या करना है इसमें? 6 से जब भाग करेंगे तो आप देखिए 6 से भाग करेंगे तो यहाँ देखो कुछ बचबे ही नहीं करे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 कम 3, 3 3 9, 3 3 9, खत्म हो गया। कहाँ बचा कुछ? पूरा पूरा कट गया। तो ऐसी कंडीशन में जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो शेषफल कुछ नहीं बचता, यानी शेषफल क्या मिलेगा भाई? शेषफल आपको मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ऐसे प्रश्नों को निपटाने के लिए ध्यान दीजिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये 9 दिन में काम कर सकता है और बी वाला 15 दिन में काम कर सकता है। जब ऐसे प्रश्न दे आपको करना क्या? सबसे पहले एक काम मान लिया करिए जो इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए। तो हम मान लेते हैं हमको 45 काम करना है, 45 काम करना है। काम को आप चाहे तो मान लीजिए हमको 45 रुपया कमाना है। अब जरा समझ लीजिए, काम को मान लीजिए 45 रुपया हमको कमाना है। अच्छा ये बताइए अगर एक को 9 दिन में 45 रुपया कमाना है, काम को हम रुपया मान लिए क्योंकि रुपया कमाना भी काम ही तो है। अगर 45 रुपया मान लिए तो 9 दिन में कमाना है एक को, तो डेली कितना कमाना पड़ेगा भैया? डेली कमाना पड़ेगा 5 रुपया। बी को 15 दिन में 45 रुपया चाहिए तो डेली 15 3 45, डेली 3 रुपया चाहिए ना, डेली 3 रुपया चाहिए। अब क्या रहा है? शुरू किसने किया? ए ने काम शुरू किया है और क्या कर रहे? एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी बारी बारी से काम करते हैं। अच्छा बताओ, जब बारी बारी से काम करेंगे और शुरू किसने किया? ए ने शुरू किया, इसका मतलब पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा, चौथे दिन ये करेगा, बी वाला करेगा। यही ना क्लियर है? अगर ऐसे हम जोड़ते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए काम क्या करते हैं हम? काम क्या करते हैं? पहले दिन इसे करा दिए, दूसरे दिन इसे करा दिए। तो हमने ये देखा 2 दिन में कितना ये काम कर सकते हैं, 2 दिन में कितना कमा सकते हैं। तो 2 दिन में कितना कमा सकते हैं? 8 रुपया कमा सकते हैं। हमको कमाना कितना है? टोटल 45 रुपया कमाना। ये तो कह रहा है ना, एक एक दिन बारी बारी से करना, तो हमको 45 रुपये कमाना है। करना क्या? अगर 2 दिन में 8 रुपया कर सकते हैं, 8 रुपया कमा सकते हैं, तो 45 रुपया क्या सीधा 8 से काटेंगे तो कटेगा? 8 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन उसके नजदीक तो हम जा सकते हैं। नजदीक जाने के लिए 8 से जब हम काटने चलेंगे, 8 से जब हम काटने चलेंगे तो ये कटेगा बच्चा लगभग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 किस में गुणा करेंगे तो आप 5 दूनी हो गया 10। 10 दिन में कितना कमा लिए? 10 दिन में कमा लिए 40 रुपया हमने कमा लिया।
अब क्या किया, 10 दिन में 40 रुपया हमने कमा लिया भैया, ये लोग मिलके 10 दिन में 40 कमा लिए। अब जैसे अगला दिन लगेगा ये वाला दिन, जैसे ये वाला दिन लगेगा, अब किसकी बारी है करने की, तो यानी ए करेगा। ए कमाता कितना है, 5 रुपया और कमा लेगा, तो टोटल कितना हो गया, ये 5 रुपया और कमा लिया तो टोटल कितना हो गया, 45 रुपया हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 45 रुपये हो चुका है। तो कमाना कितना था, 45 रुपये तो कमाना था, जो कि हो चुका है। तो टोटल समय 10 और 1, टोटल समय कितना हो गया, 10 से कितना हो गया भैया, 11 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी, 11 दिन। 11 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने पर वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की हानि होने लगती है। इसका मतलब पहले सेलिंग प्राइस कुछ था, पहले सेलिंग प्राइस कुछ था, तो हम मान लेते हैं पहले हमारा सेलिंग प्राइस रहा होगा 100 रुपया। सेलिंग प्राइस अगर हमारा 100 रुपया था, तो विक्रय मूल्य 60% कम करने पर, अब विक्रय मूल्य क्या हुआ, ये पहले था विक्रय मूल्य हमारा। अब हमने क्या किया, विक्रय मूल्य जो है हमने 60% कम कर दिया, तो कितने में बेच रहे हैं, अब 40 रुपये में बेच रहे हैं। जब 40 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या कर रहा है, बेचने पर क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। मतलब 40 में रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य पर मिला कितना, 90% के बराबर है ये 40। तो हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो जाएगा 40 गुणे 100 बटे में 90। इसको हम सरल करेंगे, जीरो खत्म हो गया, 400 बटे 9 हमारा आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया भैया, 400 बटे 9 रहा होगा। अब क्या रहा है, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा बताइए, पहले हम खरीदे कितना में थे, क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 400 रुपया है। अब बेच कितने में रहे थे, 100 रुपया में, तो हम लाभ कितना कमा रहे थे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हम कमा रहे 900 में 400 घटा, लाभ कमा रहे 500 बटे 9 का। यही लाभ हमसे पूछ रहा है, यही लाभ पूछ रखा प्रतिशत में, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 400 बटे 9 गुणे में हो गया 100। 9 से 9 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 5 में गुणा कर लिए तो 125%। पहले लाभ कितना था, 125% का लाभ हो रहा था। क्या ठीक है भाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है, 114 की घात में 25 की घात में 26 की घात 50 में इकाई का अंक। कल की क्लास में मैंने बता दिया था, कल की क्लास में मैंने बताया था आधार संख्या 0156 दिखे, आधार संख्या 0156 दिखे तो मैंने बताया था अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और 2 3 7 8 दिखे तो क्या करना है बच्चा, घात में 4 से भाग करना है, जो भी शेषफल बचेगा उसी आधार संख्या की वही घात निकाल लेते हैं। और 4 और 9 दिखे तो क्या बताया था, घात देखते हैं, सिर्फ घात सम है या विषम है। अगर विषम है तो अपरिवर्तित रहेगा, विषम है तो अपरिवर्तित रहेगा, और अगर सम है तो स्क्वायर कर देते हैं। इसमें दिया है घातों घात घात घात, ढेर सारा घात दिया है। मैंने बताया इन सब के चक्कर न पड़िए, इसके तुरंत बाद जो रहे बस वही देखिए। 114 यानी आधार संख्या 4 है, 4 की घात विषम संख्या है। मैंने बताया 4 और 9 में क्या देखते हैं, घात देखते हैं, सम या विषम। अगर विषम रहेगा तो अपरिवर्तित, इसका मतलब 4 में घात 25 कैसा है, तो विषम है, विषम रहेगा तो ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 ही रहेगा, इसमें नहीं चेंज होगा भाई। चलिए देखें अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है, हाँ अगला प्रश्न दिया है, करड़ी में दिया बच्चा 0.000361 क्वेश्चन, फिर गुणे में क्वेश्चन मार्क बराबर 1.9। आपको पता होना चाहिए, ये दिया है वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल वो भी कड़ी के अंदर दिया दशमलव में, तो दशमलव में दिया तो वर्गमूल निकालने पे कहो क्या जाता है,
यानी ये कोई न कोई वर्ग संख्या है। यदि वर्गमूल निकलेगा इसका तो दशमलव देखिए टोटल है 6 अंक पे, जब वर्गमूल निकलेगा 0.3 अंक पे आ जाएगा। तो आप छोड़ दीजिए, सोचिए दशमलव है ही नहीं, जब दशमलव छोड़ देंगे तो आएगा 361। आपको पता होना चाहिए 361 किसका वर्गमूल है, 361 का वर्गमूल क्या है, तो आपको पता होगा 19। अब इसका मान तो आ गया 19। अब बारी है किसकी, दशमलव लगाने की। दशमलव कैसे लगेगा, दशमलव हमेशा आधा हो जाता है। 6 अंक पे तो 3 अंक, 4 अंक है तो 2 अंक, क्लियर है ना। तो 6 अंक है तो 6 अंक पे 0.3 अंक हो जाएगा। मेरे पास 2 अंक है, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 3 अंक हो गया, नहीं दशमलव यहाँ लग गया। अब गुणे में हो गया, क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x 1.9 के। अब क्या देखिए, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, तो 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं 0, इधर पे 3 अंक में दशमलव, इधर पे 3 अंक में दशमलव। अब हम इसको लगाएंगे, दशमलव खत्म हो गया, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 0 0, x की वैल्यू आ गई 100। x का मान कितना आ गया भैया, 100। क्या क्लियर है, इसमें नहीं आ रहा क्या, कहीं गलती हो रही, गलती नहीं हो रही। इसमें एक चीज ये समझिए, इसमें जो ये कड़ी लगी हुई है इसको होना चाहिए था पूरा यहाँ तक। जब ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा तो इसका तो मान आ गया ये, और यहाँ पे भी कड़ी लगी हुई है ना, इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो है अभी ये कड़ी के अंदर बंद है। अब क्या करेंगे, कड़ी यानी रूट एक्स का मान 100 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का वर्ग हो जाता है 10,000। 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे जो कड़ी है पूरा यहाँ तक रहेगी, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना है, नहीं तो बच्चा गलती हो जाएगी। इसमें समान क्या है पहले ये ध्यान दीजिए, इसमें बराबर क्या है, बट्टा समान है, बट्टा समान ही कहना, बट्टा यानी जो छूट मिल रही वो बराबर है, छूट मिल रही। पहली वस्तु कीमत अगर x, दूसरी के मान लेते हैं y, तो पहली पर 15% बट्टा है और दूसरी वाली पर 20% बट्टा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम 15 घटा के 85 नहीं करेंगे, 20 घटा के 80 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे कर देते हैं तो वो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो वो विक्रय मूल्य थोड़ी ना बराबर है, बराबर क्या है, उसका बट्टा बराबर है। यानी पहले का बट्टा 15%, दूसरे का बट्टा 20% ही दोनों बराबर है। अब इसको सरल करेंगे, खत्म हो गया ये 3 और 4। तो आपको पता होना चाहिए x के बगल में 3 है, y के बगल में 4 है, लेकिन बगल वाला नहीं, अपना वाला नहीं पसंद आएगा, किसका पसंद आता है, पड़ोसी वाला। तो यहाँ जो y का मान है वो x का हो जाएगा, और जो x का मान है वो y हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा बच्चा 3। x का मान 4, y का मान 3। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो इसी रेशियो में होना चाहिए, 4:3 में। आप काट दीजिए, जो कट जाए वही आपका आंसर होगा। क्या कटेगा, इसमें से कोई कटेगा 4:3, इसको काटेंगे आएगा 34, ये आएगा 35, इसको काटेंगे 17, ये आएगा, सॉरी 3 से काटे, 4 से काटे, 3 से काटे, 3 से काटे 17, 17 से काट तो जा रहा है भाई, देखो 17 चौके 68, 17 तिया 51, 4:3 आपका ऑप्शन नंबर सी। यही तो पूछा था, यही आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी तो था। चलिए, वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता था, हो सकता है क्या 851 हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, ठीक, क्योंकि रेशियो जो है उस रेशियो में पैसा आना चाहिए, बस जो इस रेशियो का पालन करेगा वो हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रखा है, दिया है करड़ी में, अब यहाँ देखो करड़ी का, इसका मतलब देखिए यदि करड़ी में यहाँ कुछ नहीं लगा होता है तो मतलब होता है वहां पे 2 है, यानी वर्गमूल पूछा है। यहाँ पे पूछा घनमूल, बच्चा घनमूल पूछा है, तो यहाँ पे लिख देते 3। अब करना क्या, पहले गुणा करते हैं, 125 का 4 में गुणा करेंगे तो हो गया 500, और 12 जुड़ा तो 512 बटे में हो गया 125। 512 और 125, 512 8 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये दोनों 8/5 का क्यूब है। अब यहाँ पे जब करड़ी हटेगी तो घनमूल का मतलब होता है घात में, घनमूल का मतलब होता है घात में, 1/3 से 3 खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया 8/5। 8/5 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दिया क्या है, सही बटे में
5 एकम 5, 5 3 8, 1 सही 3/5 आपका आंसर दे रखा है। अब तो नंबर ए दिया हुआ है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। मैथ बच्चा थोड़ा देखने में शुरू में कठिन लगती है, जब तक नहीं आती है ये सर दर्द कराएगी ही। बस आपको करना क्या है, थोड़ी मेहनत करिए और लगे रहिए। यदि कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये कठिन है, अभी कठिन है, कुछ टाइम में तो आसान होगी। क्यों भाई, जिंदगी हमेशा थोड़ी उलझी रहती है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं कभी न कभी तो सुकून से रहेंगे। तो आप मेहनत करिए, अभी आपकी उम्र है मेहनत करने की। यदि आप जवानी में आराम करेंगे तो बुढ़ापे में मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि बुढ़ापे में मेहनत ना करना पड़े, जवानी में ही थोड़ा मेहनत कर लिया जाए, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर भी ना साथ नहीं देगा, ठीक है ना। तो अभी मेहनत कर लो बच्चा, वरना जब समय बीत जाएगा तो ये समय पछताने से भी वापस नहीं आएगा। अगर ये समय बीत गया तो भरोसा रखिए आप इतना पछताएंगे जिंदगी में कि आपको मौका था, मम्मी पापा ने समय दिया, पैसा दिया, फिर भी हम लापरवाही किए, उसका अफसोस जिंदगी भर रहेगा। फिर जब आप कभी शादी होगी, आपके बाल बच्चे होंगे, तो आप उनके लिए वही अपेक्षा करेंगे जो आपके मम्मी पापा ने आपसे किया था। यदि आपने अपने मम्मी पापा का भरोसा तोड़ा तो सोचिए अगर आपके बच्चे, आने वाले बच्चे यदि आपका भरोसा तोड़ेंगे तो क्या तकलीफ होगी। समझ में आता है? कभी माँ बाप कभी अपने आंसू दिखाते नहीं बच्चों को, क्या उनको तकलीफ नहीं होती? उनको बहुत तकलीफ होती है। बस आपका काम है कि कोशिश करिए कि उनका सपना पूरा कर सकिए, ठीक है ना। ईमानदारी से लगिए और उनको जो चाहिए कोशिश करिए वो करके दिखा दीजिए। आपकी व्यक्तिगत लाइफ होगी जो भी होगी, लेकिन आप उनके सपने के लिए भी एक बार जिंदा रह के तो देखिए, कोशिश करिए उनके साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया है भाई। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित होती है। भैया देखो कह तो रहा है 15 सम संख्याओं का औसत चाहिए, लेकिन प्रत्येक संख्या 9 से कटनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, प्रथम चाहिए प्रथम 15, तो 9 से कटने वाली सबसे पहली संख्या होती है 9। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहली संख्या क्या होती है बच्चा? पहली संख्या होती है 9, दूसरी संख्या होती है 18, तीसरी संख्या 27, फिर 36। लेकिन क्या ये सब चाहिए? नहीं चाहिए। क्या कह रहा? प्रथम 15 सम संख्या चाहिए बच्चा। आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पे आता तो सम संख्या नहीं विषम हो गई, तीसरका वाली विषम हो गई। इसका मतलब अगर 2 काउंट करेंगे तो एक सम मिल रही है, 4 काउंट करें तो 2 सम मिल रही है। इसलिए 15 सम चाहने के लिए, 15 सम संख्या ढूंढने के लिए आपको 15 बार नहीं, 9 का पहाड़ा 30 बार ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब पहली जो मिलने वाली है, इसका मतलब जो पहली आपको मिलेगी, सम संख्या पहली मिलेगी वो 18 मिलेगी, और अंतिम क्या मिलेगी? अंतिम मिलने वाली है 9 का पहाड़ा 30 बार पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 30 बार पढ़ेंगे, तो 9 3 27, 270 मिलेगा। यानी पहली आपको पता चल गई, अंतिम पता चल गई। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, यदि संख्याएं सीरीज से है, किसी सीरीज से है या पहाड़े में है, तो करना क्या है? औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ के हम आधा कर देंगे। प्रथम और अंतिम जोड़ देंगे तो 270 और 18 288, 288 में हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 144। आपका आंसर 144, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, हमको चाहिए क्या था? सम संख्या चाहिए। सम संख्या शुरू होती है 18 से, 18, 36, ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए 15 चाहने के लिए हमको 30 बार जाना पड़ेगा। तो 30 बार जाएंगे तो मिलेगा क्या? 270 मिलेगा। ये अंतिम पता चल गई, ये प्रथम पता चल गई। तो औसत यदि सीरियल से यदि कोई क्रमिक संख्याएं हैं तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यानी टोटल आपके आंसर इसमें आया 144। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न दिया है, एक लड़का तथा एक लड़की एक साथ मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रति 3 मिनट में भरता है तथा लड़की 3 लीटर पानी प्रति 4 मिनट में भरती है। तो हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा?
ऐसे प्रश्नों के लिए पहले एक दूसरे को निकालिए कि वो लोग साथ मिलेंगे तो एक निश्चित समय में कितना काम कर लेंगे। कैसे निकालेंगे समझिए, आप चाहे तो इसको 1 मिनट निकाल लीजिए। कैसे, लड़का कैसे करता है, लड़का 3 मिनट में करता है 4 लीटर पानी, तो लड़का 3 मिनट में भरता है भैया 4 लीटर पानी। तो 1 मिनट में ये कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा ये 4/3 लीटर। अब लड़की की बात कर रहा है, लड़की 4 मिनट में भर रही है, 4 मिनट में भर रही है 3 लीटर पानी, तो ये 1 मिनट में भरेगी, 1 मिनट भरेगी 3/4 लीटर। अगर इन दोनों से एक एक मिनट भरा लिया जाए, दोनों से 1 मिनट भरा लें, दोनों मतलब दोनों साथ मिलकर भरेंगे, अगर दोनों 1 मिनट तक भरेंगे तो कितना भाग भर लेंगे, 1 मिनट तक भरेंगे तो समझो 4/3 + 3/4, सरल करने पर आएगा 16×9=25, 16 और 3×3 16×9 25/12, 25/12 लीटर भर लेंगे। अगर दोनों मिलकर भरें तो 1 मिनट में, दोनों मिलकर भरें तो 1 मिनट भरेंगे कितना, 16 25/12, इसको जोड़ लेंगे 25/12 लीटर भरेंगे। हमको भराना कितना है, 100 लीटर भराना है, तो कितना समय लगेगा, समय पूछा कितना लगेगा, 100 में सीधा 25/12 से भाग कर देते हैं, 12 गया ऊपर तो 100 × 12/25, 25 से काटे 4 बार में तो 12 चौके 48। आपका आंसर हो गया 48 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, 48 मिनट में वो पानी भर लेंगे। चलिए हमने क्या किया, एक निश्चित समय मान लिया। अगर आप चाहते तो और भी इसके लगाने के तरीके हैं, आप एक से समझिए फिर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि ए बी सी डी एवं ई, ए बी सी डी एवं ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, उनका औसत क्या होगा बच्चा। अब आपको पता होना चाहिए क्रमिक संख्याएं वो भी 5, 5 कैसे में आता है, विषम पद में आता है। तो विषम पद का जो औसत होता है, विषम पद का जो औसत होता है, विषम पद यानी 5 संख्या है ना, तो विषम पद, विषम पद का जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या होता है। यानी इसका औसत होना कितना चाहिए, इसका औसत मध्य वाली संख्या यानी सी होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए सी कहीं दिया है क्या, सी कहीं नहीं दिया है बच्चा। अब समझो, तो अब इसमें ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, तो देखते हैं ऑप्शन ये मिलाइए। अच्छा बताओ ये कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कितने के अंतर पे आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए विषम संख्याएं हमेशा 2 के अंतर पे आती है, यानी इससे ये 2 ज्यादा होगी, इससे 2 ये ज्यादा होगी। क्या क्लियर है ना, तो विषम संख्याएं 2 के बराबर, सॉरी विषम संख्याएं 2 के अंतर पे आती हैं, तो इसका मतलब जो सी का मान होगा, होगा तो सी, जो सी का मान होगा वो ए से कितना ज्यादा होगा, 4 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो सी का मान होगा वो a+4 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। औसत, उनका औसत क्या हो गया, a+4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग, दिया क्या भैया, दिया है एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है, 90% पानी इसे धूप में छोड़ दिया जाता है और इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है जिससे तरबूज में 60% पानी रह जाता है। तो बताइए कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया। ऐसे प्रश्न को समझिए, पहले समझिए कह क्या रहा है। जैसे कोई भी चीज धूप में रखने से, कोई ताजी चीज, कोई सब्जी या कुछ भी आप रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो होगा क्या, धूप में रखने से वो कुछ दिन बाद देखिए सूखा हो जाता है, थोड़ा ऐसे उसमें क्या हो जाता है, पानी जो था वो खत्म यानी नष्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है, पानी कमी होती। तो अच्छा ये बताइए, उसमें जब ताजा था, ताजा था, जैसे आपका अंगूर और किशमिश, अंगूर ताजा होता तो हरा भरा पानी ज्यादा रहता है, लेकिन जब सूख जाता है तो किशमिश बन जाता है। तो उसमें देखो दोनों में अंतर क्या होता है, पहले जब ताजा था तो पानी जो था, पानी उसमें भरपूर था, सूख गया तो पानी कम हो गया। लेकिन जो उसमें मटेरियल था, जो मटेरियल उसमें एक्चुअल में था, क्या वो कम हो गया। देखिए समझिए, जब वो ताजा था जो उसमें मटेरियल था उतना ही है, जब वो सूखेगा तब मटेरियल हमेशा बराबर होता है, मटेरियल हमेशा बराबर होता है, कम ज्यादा क्या होगा, पानी हो जाएगा। इसमें भी वही कहा गया है। ये बताइए तरबूज का वजन, एक तरबूज का वजन था 20 किलोग्राम, 90% अगर पानी था, तो जब ताजा था 20 किलोग्राम था तो उसमें 90% पानी था, तो मटेरियल कितना था, 20 किलोग्राम में, 20 किलोग्राम में 10% मटेरियल था। क्यों भैया, 20 किलोग्राम में कितना मटेरियल था,
10% मटेरियल था। क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है, जब इसे धूप में छोड़ दिया जाए कुछ पानी वाष्पीकरण हो जाता है तो तरबूज में 60% पानी रह जाता है। अब बताओ जब सूख गया तो तरबूज में पानी कितना बचा, 60%। तरबूज में अगर पानी 60% है तो जो सूख गया है तो सूखने के बाद उसमें मटेरियल कितना हो गया, सूखने के बाद मटेरियल जो सूखने के बाद सूख गया है, सूखने के बाद उसमें मटेरियल कितना होगा, 40% होगा, क्योंकि जब 60 पानी है तो 40 मटेरियल बना। अब सरल कर लेते हैं, सूखे का वजन क्या है, सूखे का जो वजन है 100 से 100 खत्म, यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे 5, यानी आपका जो सूखा है, सूखे का वजन कितना भैया, 5 किलोग्राम। सूखे का वजन कितना भैया, 5 किलोग्राम है। अब आपसे पूछा क्या है, तो कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया। अच्छा बताओ, ताजा था तो 20 किलोग्राम था, ताजा था तो 20 किलोग्राम था भैया, ताजा था तो 20 किलोग्राम था, और सूख गया तो कितना किलोग्राम बचा, 5 किलोग्राम बचा। जब 5 किलोग्राम बचा तो कितना पानी खत्म हो गया, तो आप कहेंगे 20 में 5 घटा दीजिए, यानी 15 किलोग्राम पानी उसमें से वाष्पीकृत हो गया, 15 किलोग्राम पानी उसमें से वाष्पीकृत हो गया। ठीक है भाई, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करिए, इससे थोड़ा सा मुझे मनोबल मिलता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए सही साबित हो रही है। तो चलिए, आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।